अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारिक बशीर और आज हमारे साथ बहुत ही अपकमिंग और बड़े इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड 2 जर्नलिस्ट हैं, राइटर भी हैं और स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री भी हैं मेरी तरह। और आइए उनसे मिलते हैं। एक तो इटली में मुकीम है फ़िलहाल, ज़ियाद फैसल साहब, और दूसरे हमारे अपने नया दौर के अली वारसी, जो कि बहुत ही एक हैवी वेट है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो चले आए, आज का मौजू जो है वो जो आजकल ईरान और इसराइल और अमेरिका की एक जंग आप कह लें, जो एक मुकाबला हो रहा है गल्फ में, उसके ऊपर है। तो हम इसके इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा टच करेंगे, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी जंग में कितने जहाज गिर गए और क्या हो। हम इसको ज़ायनिज़्म से कनेक्ट करेंगे। तो ज़ियाद, मैं आपसे पूछूँगा कि ज़ायनिज़्म की क्या हिस्ट्री है? हम तीनों अपने-अपने एक्सपीरियंसेस भी इसमें बताएँगे। ज़ायनिज़्म की हिस्ट्री, एटीट्यूड्स, उनका जो एक माइंडसेट है, आपके जो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, कुछ एनकाउंटर्स, आप तो यूरोप में रहते हैं, तो वो उसके हवाले से भी कुछ बताएँ, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस। तो ज़ियाद, प्लीज़ मैं आपसे स्टार्ट लेता हूँ, प्लीज़ गो अहेड। जी, थैंक यू सो मच। बड़ी बहुत वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं जो हूँ ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा जो आपने उसका ज़िक्र किया, बिकॉज़ जब मैं सोचता हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हों तो अ, फ्रैंकली इतने ज़्यादा नहीं हुए। आई हैव बीन लकी। हुँ, उसकी आ वजह ये आसिफ। है कि दे कुड गो वेरी बैडली। उसमें काफ़ी मतलब इश्यूज़ बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने खुल के व्यूज़ अगर बयान करेंगे इस तरह के मौज़ूआत पे, तो ये कोई फ्री स्पीच वगैरह वो इतनी भी नहीं है, एज़ यू सीन फ्रॉम द पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी मूवमेंट वगैरह। मैं यहाँ पे रिसर्चर हूँ, मेरे चंद माह और हैं, 1-2 प्रोजेक्ट मेरे कंप्लीट होने हैं, मैंने समर में वापस आना है। मैंने 7 अक्टूबर को ये फैसला कर लिया था। हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, प्लीज़ नहीं, कैरी नहीं, नहीं, ऑन। मुश्किल नहीं रहता। मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि मैं ऐसे एनकाउंटर्स को अवॉइड भी करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो है वो मेरी ज़बान खुले। मैं कई बार दोस्तों को भी ये कहता हूँ इवेंट्स वगैरह पे कि एकेडमिक इवेंट्स भी होते हैं वो, तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि इसी साल जिस डिपार्टमेंट पे मैं रिसर्च करता हूँ, तो वो फ़लस्तीन के साथ यकजहती में ऑक्यूपाई हुआ था 7 अक्टूबर हुँ, को इस साल। जी। और यानी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने और रिसर्चर्स ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पे उन्होंने फिर तकरीबन हफ्ते के लिए वो बंद रखा उन्होंने उसको जी। फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती में। तो मेरे से गलती हो गई कि हम एक प्रोफ़ेसर साहब के साथ काम करते हैं, बहुत सीनियर शख्सियत हैं वो, तो वो आ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा क्या हो रहा है ये वो, तो उनको सब पता चला। तो अ अ, उन्होंने कहा कि यार ये सब ठीक है लेकिन आज के दिन नहीं करना चाहिए था। अच्छा, हुँ, मैं भी सुबह का वक़्त था, तो मैं भी ठीक से जागा हुआ भी नहीं था, वो चूँकि ऑक्यूपाइड था, मैं कॉफ़ी भी नहीं पी पाया था उस वक़्त। तो मैंने पूछा, प्रोफ़ेसर साहब क्यों, मसला क्या है? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर भी हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो इश्यू ये है कि 7 अक्टूबर पे अगर आप ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं तो लगता है कि जैसे आप उसकी पुष्ट-पनाही कर रहे हैं, आप उसके साथ एग्री करते हैं कि जो राइट। हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं एनकाउंटर से मैं क्यों बचता हूँ, मेरे मुँह से गलती से निकल गया, मैंने उनके साथ इतना काम किया, मैंने कहा कि प्रोफ़ेसर साहब ऐसा क्या हो गया था 7 अक्टूबर को? तो हालाँकि वो इज़राइली तो नहीं है, वो यूरोपियन है, लेकिन वो फिर बड़ा मुश्किल में मैं फँस गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि यूँ हुआ था और वो हुआ था, फलाँ। तो फिर मैं चूँकि हुँ, फँस गया, तो फिर मैंने भी वो फिर और ज़्यादा मैं वो जिसको कहते हैं ना कि मज़ीद फिर जब आप घड़े में हैं तो आप और ज़्यादा खुदाई शुरू कर दें। तो मैं और लोग भी इकट्ठे हो गए ठीक-ठाक, और सब पढ़े-लिखे अच्छा। लोग हैं, और मैं यूरोपियंस हैं और कुछ मुसलमान भी थे, स्टूडेंट्स, हुँ, रिसर्चर्स वगैरह। तो मैंने उनको फिर ये पूछ लिया कि नहीं तो मतलब एक हुर्रियत पसंद अगर कोई लड़ाई कोई कर रहा है, तो वो तो इटालियंस ने भी की थी जर्मन्स के खिलाफ, जो उनके ऊपर कब्ज़ा जिन्होंने किया था, आप उसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो हुँ, इसमें ऐसा क्या हो गया? कौमी लड़ाई में तो चीज़ें होती हैं, और मतलब अफ़सोसनाक चीज़ें भी होती हैं, लड़ाई होती है। हुँ, तो कहने लगे कि नहीं, वो ना वो और था। हुँ, अब मुझे रुक जाना चाहिए था, फिर मैंने कहा कैसे और था? यानी वो फ़र्क हुँ, क्या था? यानी अच्छा। दूसरी जंग-ए-अज़ीम में अगर कोई जर्मन से मज़ाहमती लड़ाई करता है, तो उसमें वो क्या था, और अब जो हो रहा है, जो हमास ने 7 अक्टूबर को 2023 को जो किया, उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, 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 फ़र्क होता है।
वो हम्म। कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की डिस्कशन में फिर उसके बाद मैं किस्सा मुख्तसर, मैं उसके बाद तकरीबन चंद हफ्तों के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, कोई मार्कर उनके पास नहीं आ रहा, वो पॉइंटर नहीं उनको मिल रहा, तो मैं ला के उन्हें खास तौर पे देता था कि उनके साथ काम करना है तो ये ना हो कि वो बिल्कुल ही कोई ग्राउज रखें। बाद में पता चला कि वो हम्म। जूश कम्युनिटी से भी हैं प्रोमिनेंटली, अच्छा। तो मुझे तो ये सब बैकग्राउंड नहीं पता थी। तो पर यहाँ ये थोड़ा सा मैं आपको interrupt करूंगा, यूरोप में ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो हाफ जूइश है या थोड़ा सा या फुल जूइश है, या उसके इतने कनेक्शंस होते हैं जूइश कम्युनिटी से कि आप उसको बिल्कुल, इस तरीके से जब बात करते हैं ना तो आप यू आर ऑफ गार्ड। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, आप लर्न करते हैं कि यार किस तरीके से देन आप अपनी एक पॉलिसी को रीमॉडल करते हैं कि जी अब मैं इस तरह बात किया करूंगा। या प्लीज बिल्कुल, कैरी बिल्कुल। ऑन। तो किस्सा मुख्तसर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली इतना भी वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जो चीज़ है ना, वो कुछ मखसूस चीज़ों के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूक्रेन की हिमायत करनी है, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपने रूस की हिमायत करनी है, तो नहीं है। लोगों को ये शायद आइडिया नहीं है, शायद हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे शदीद सेंसरशिप है, ट्विटर पे भी। अच्छा। आप रशियन अकाउंट्स जो हैं, वो हुँ, वो ब्लॉक होते हैं। वो आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं, कोई आपको कोई ट्वीट देखनी हो, तो वो साथ हुँ, मैसेज लिखा आता है कि ये यूरोपियन यूनियन के कवानीन के तहत इसको ब्लॉक किया गया है। ओके। रशियन वेबसाइट्स को खोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। हुँ, चंद चाइनीज़ वेबसाइट्स को भी, ईरानियन वगैरह, और ये तो फिर वो जमहूरी वो यूरोप है, तो अमेरिका में तो आपको पता है कि जिस तरह की हालात रहे हैं कैंपसेस पे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे, तो मेरे दोस्त हैं जो कि इवेंट्स वगैरह कुछ जानने वाले हैं, जो बाएँ बाजू के वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कुछ चीज़ें रखते हैं, तो उनको ठीक-ठाक अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, और कि हुँ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल रूस से सिम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखते हैं? आप जी। फिर ये है कि आपके यहाँ जो अटेंडेंस में लोग हैं, क्या उनके पास बैठने के लिए कार्ड है या नहीं है? यानी हुँ, आप एक एसोसिएशन है, तो हर बंदा जो ऑडियंस में बैठा है, अगर उसके पास कार्ड नहीं होगा, तो आप ज़िम्मेवार हैं। तो जी। वो लोगों के वो पर्चियाँ चेक कर रहे होते हैं। मतलब कि दिस इज़ द सिचुएशन इन लिबरल सपोज़िडली डेमोक्रेसीज़। एक और यहाँ पे एक उसके साथ ही एक कनेक्टेड क्वेश्चन एक मैं पूछना चाह रहा था कि आपने ये वैसे महसूस किया कि वो एक पिजन होलिंग है वहाँ पे कि जो कि अब काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है कि आप अगर ज़ायनिज़्म के ऊपर बहुत विरुलेंटली अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे, तो दैट विल बी डीम्ड एज़ एंटी सेमिटिज्म। वो अब वहाँ पे वो अब उसकी जो डिस्टिंक्शन है वो क्रिएट हो गई है। पहले ज़माने में लेकिन अभी भी वो पुराना माइंडसेट चला आ रहा है। तो इसके ऊपर भी डिड यू फाइंड समथिंग लाइक दैट ड्यूरिंग योर स्टे इन इटली, इन यूरोप? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरटन विंडो जो है, वो अब किसी हद तक खुल चुकी है। लो वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी जो पहले होती थी कि जी। कोई बात नहीं कर सकते आप क्योंकि वो एंटी सेमिटिज़्म के उसमें आ जाएगी और फिर आप बंद हो जाएँगे, यानी कैंसल हो जाएँगे। तो और ये बहुत बड़ा एक उनके लिए लेट्स से इज़राइलीज़ के लिए और उनके सिम्पैथाइज़र्स के लिए एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक कुशन होता था कि जिसमें वो अपने आप को बड़ा सेफ समझते थे और दे कुड बिल्कुल, एक्चुअली गेट अवे विद क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे वो बिल्कुल। जुराइम कर जाते थे, जिनको कोई भी नोटिस नहीं करता था। लेकिन अब चेंज हो गई है। आई थिंक इट्स क्वाइट द रिवर्स नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, उन्होंने अपने लिए जो कम से कम गुफ्तगू के हद तक जो स्पेस है ना, वो कम कर दी है। हुँ, हुँ, और ये अजीब बात है, क्योंकि साथ ही साथ मैंने ये भी गुज़ारिश की आपसे कि जहाँ तक वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रिप्रेशन है, इज़राइल के हुँ, हक में, जो इदारे करते हैं, वो बढ़ गई है। यानी वो खुल के ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि पहले नहीं होती थी, बिलख़ुसूस अमेरिका में, लेकिन किसी हद तक हुँ, यूरोप में भी, ख़ास तौर पे जर्मनी में। लेकिन एट द सेम टाइम ये बिल्कुल सही बात है कि जो दानिशवर हल्के हैं, उनमें और आम अवाम में, यानी अब एक तरह से ज़्यादा स्पेस भी है, हुँ, ज़्यादा एक यानी वो थोड़ी तनकीद रखने की, और उसकी वजह ये है कि जो इज़राइल की जो रियलिटी है, वो खुल के सामने आ चुकी है, क्योंकि हुँ, जो पूरा जो पहले जो जो उन्होंने अपने इर्द-गिर्द एक इमेज बनाया हुआ था, वो ये था कि ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट वाली वो जो चीज़ थी ना, तो हुँ। अब ये वो बात वाज़ेह हो चुकी है कि ओनली डेमोक्रेसी से मुराद दरअसल ये है कि जहाँ पे बुनियादी तौर पे यूरोपियन लोग या वेस्टर्न लोग हों, वो डेमोक्रेसी होती है।
और उसको पूरा हक है कि वो जो मर्जी करे। तो वो उस चीज से जाहिर है कि कई लोग जो हैं जब वो उसको देखते हैं, आम लोग हैं, दानिश्वर होते हैं, मेरे साथ कई जो लोग जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी खौफनाक अजाइम हैं इसराइल के, जो कि अब सामने आ चुके हैं, जो सामने आ चुके। तो वो जाहिर है उसका उसका एक इम्पैक्ट तो है। अच्छा, अली, मैं आपके पास आता हूँ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफली एक अपने भी एक्सपीरियंसेस थोड़े से रिवील करूं कि व्हेन आई वाज एट यूनिवर्सिटी, उस जमाने में बहुत सारे, बिल्कुल हम कच्चे जहन के थे इजरायली स्टूडेंट्स का। कोई इजरायली जो इसराइल की एक आप कह लें कि आइडियोलॉजी है, उसका हमने किताबों में ही पढ़ा था, या लोगों की एक तनकीदी एक हमारे यहाँ जो एक होता है वो ही देखा हुआ था। लेकिन जब उनसे मिले तो काफी खौफनाक एक पिक्चर जो है ना सामने आई। वो उनका कहना ये था कि हम चूंकि चोजन लोग हैं, और उसके साथ साथ हमें चूंकि खुदा ने इस काम के लिए और सबसे बरतर हमें बनाया है, तो हम, और हमें हमारे साथ ये वादा हुआ हुआ है जो बिब्लिकल लैंड है इसराइल की, वो हमें देनी है। और प्रोफेसीज का भी इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एक नेटवर्क बनाया हुआ था, और अभी भी है, वो चल रहा है। तो उसके उसके लिए वो कहते थे कि हमारे सामने जो भी आएगा, चाहे वो बहुत ही जस्टिफाइड और मजलूम और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनाफाइडी एक सिटीजन हो, लेकिन हम उसकी लैंड भी स्टील कर सकते हैं, हम उसको अपरूट भी कर सकते हैं एक जगह से, हम इस तरह की ज्यादतियां कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अलाउड। तो ये जो माइंडसेट है, ये पहले दुनिया के सामने नहीं आया था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। और नेतन्याहू और दूसरे लोग शायद ये समझ रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जो हिब्रू मीडिया है वो वहां पे, वो तो बड़े, दे आर वेरी अपबीट अबाउट इट। वो कहते हैं कि ये अभी हम लेबनान के ऊपर भी एनेक्स कर लेंगे उसको, फिर थोड़े से हम उधर डेप्थ कर लेंगे, और फ्रॉम रिवर टू द सी, और एक जो बिब्लिकल लैंड में ग्रेटर इसराइल, वो हम बना लेंगे। उनको कोई बिल्कुल ये पता नहीं है कि द वर्ल्ड ओपिनियन इज गोइंग अगेंस्ट दम। अमेरिका मिलिटरीली भी काफी कमजोर है एज कंपेयर टू लेट्स से चाइना एंड रशिया। और चाइना एंड रशिया का रोल हम बाद में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वो अभी काफी एक ट्रांस में है मेरे ख्याल में तो, एंड दे डोंट रियलाइज कि हम किस तरीके से आग की तरफ बढ़ रहे हैं। एनीवे anyway, वो तो वक्त ही बताएगा वो कितनी आगे जाके आग लगती है। और अली, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके ख्याल में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो इस तरह का, आप कोई ये एंटी सेमिटिज्म और जायनिज्म के साथ कोई, तो प्लीज डू शेयर इट। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये था कि आपकी दानिश में ये जो जंग है, ये कैसे खत्म होगी, और ये खत्म भी होगी या ये सिमरिंग चलता रहेगा? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? तारिक, मुझे नहीं पता अभी, जाहिर सी बात है कि जंग खत्म कैसे होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता और मुश्तबा खामेनाई को भी नहीं पता। ना दोनों की तरफ से कोई इस तरह की कोई चीज है कि जंग खत्म करने का कोई इरादा नजर आ रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लगता है कि जब वो कहते हैं कि जी मैं चाहूँ तो मैं अभी हॉर्मोज छोड़कर चला जाऊं, और फिर उसके बाद जो है वो देखते रहेंगे। अभी आज थोड़ी देर पहले उन्होंने सोशल के ऊपर पोस्ट की है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊं, तो फिर जिन लोगों का हॉर्मोज बंद है वो खुद ही खुलवा लें, मेरा तो कोई यहाँ से टाइम गुजरता नहीं है, जो मुझे कोई टेंशन है उस चीज की। सो उनको ये लगता है कि वो जब चाहे बंद कर सकते हैं। जब वो कहते हैं कि वॉर विल एंड सून, तो उसका मतलब उनका ये होता है कि उनको ये लगता है कि वो अपना जो यूएसएस एक मौजूद है अभी, गालिबन वो थोड़ा सा फासले पर है, उसको वो मूव करेंगे और वो ब्लॉकेड खोलने की कोशिश करेंगे। जब वो ब्लॉकेड खोलने की कोशिश करें, अब उनको ये लगता है कि वो एनफोर्स कर सकते हैं, वो ब्लॉकेड की जो एंडिंग है उसको एनफोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो जब वहां पर जाएं तो वहां पर उनको रेजिस्टेंस हो, और फिर उनको वही जैरेड कुशनर और विटकॉफ जो है वो कन्विंस कर लें कि वो जहाज तो फंस गया, अब आपको मरीन्स भेजने पड़ेंगे। फिर वो आपको पता है 5,000 मरीन्स वो ऑलरेडी कह चुके हैं भेजने के लिए। तो अमेरिका जो है वो वहां पर फंस गया, बिकॉज देखिए वो जॉन मिशेमर जो है वो यूक्रेन के तनाजे के हवाले से बहुत मरतबा कह चुके हैं कि जो ग्रेट पावर्स होती हैं, सुपर पावर्स, अमेरिका के केस में तो सुपर पावर ही कहेंगे, तो वो फिर इतनी आराम से जाती नहीं है। वो ये कहती है कि यार ये जो जंग है फिर मैंने हर हाल में जीतनी है, और उसके लिए फिर मुझे न्यूक्स भी यूज करने पड़ जाए, तो वो यूक्रेन के अंदर रशियंस जो है वो न्यूक्स यूज कर लेंगे। इसी तरह वो अमेरिका के बारे में भी मेरा भी यही व्यू है कि भाई वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये जंग कैसे खत्म होगी,
तो वो मेरा भी यही व्यू है कि ईरान जो है वो इसको वॉर ऑफ अट्रिशन बनाने की कोशिश करेगा ताकि उनको मैक्सिमम डैमेज हो। पूरी दुनिया उसकी वजह से जो है वो मुश्किल में फंसे, तेल की सप्लाईज जो है वो मुश्किल में फंसे। जो सऊदी अरेबिया के ऊपर अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने अटैक किया, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि 2 मिसाइल्स आए थे, हमने उसको इंटरसेप्ट किया है। कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, अभी कुछ देर तक क्लैरिफिकेशन होगी, कंफर्मेशन होगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मगर उन्होंने, आपको पता है साउथ पार्स पर आज अटैक हुआ है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, और कतर और ईरान इसको शेयर करते हैं, और ये है भी समंदर के बीच में, ईरान और कतर से ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है। वहां पर हम जो है वो स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसके बाद ईरान की जो IRGC है उसने कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये बताई है बात कि वो अब उनकी जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनको अटैक करेंगे, और उन्होंने कहा कि वो जो सिविलियन पॉपुलेशन वहां पर मौजूद है वो फौरी तौर पर एरिया को इवैक्यूएट कर दे। तो ये जो सिचुएशन है, मुझे तो नहीं लगता कि जंग की कोई खात्मे की फिलहाल कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आता। मतलब मैं इसको सिर्फ देख रहा हूँ एक स्ट्रक्चरल चीज के हिसाब से। अगर आप कहें कि जी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है तो वो हाँ, बिल्कुल फिर हाँ कुछ भी हो सकता है। बट जो हकायक है वो यही है। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक मैं जिमनी सवाल करूंगा। आपके ख्याल में बूट्स ऑन द ग्राउंड का कितना चांस है, और आप समझते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वो मजबूर हो जाएंगे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वो ले आए, और थोड़े से लाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते बूट्स ऑन द ग्राउंड ये फिर इराक और अफगानिस्तान वाली सिचुएशन दोबारा से हमें दुनिया को फेस करनी पड़ेगी? मुझे बहुत चांसेस लगते हैं इसके बूट्स ऑन द ग्राउंड के, वही रीजंस जो मैंने अभी बयान की। मतलब ये लगता नहीं है कि अमेरिका के लिए फिजिबल होगा, ये अच्छा फैसला होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड तक बात जाएगी। और उसकी वजह जो है वही जो मैंने आपको बताया, ह्यूब्रिस है, कि एरोगेंस होती है ग्रेट पावर्स में, जिसकी वजह से वो फिर उस जगह से अपने आप को एक्सट्रिकेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है जहां पर वो जाकर फंस जाते हैं। आई फील जो पहले दिन से बात हो रही है कि अमेरिका ईरान गया तो वो वहां पर जाकर फंस जाएगा, एक जुमला बोला जाता है ना अक्सर, वो जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जाकर हाँ। फंस गए हैं। और आई आई थिंक दे हैव टू गो फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड एज वेल इफ दे हैव टू सेव एनी काइंड ऑफ फेस। और उन्होंने अगर कोई अपनी फ्यूचर में इस रीजन के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बरकरार रखना है तो दे विल हैव टू डू एवरीथिंग, जब तक कि वो खुद बर्बाद नहीं हो जाते या दुश्मन बर्बाद नहीं हो जाता। अच्छा, जियाद मुझे ये बताइए कि नेतन्याहू मर गया या जिंदा है? नहीं, ये मुझे मुझे इस किसी ने सवाल मुझे से दोस्त ने मुझे एक दोस्त ने कहा कि शर्त लगा लेते हैं ना ट्रीट ट्रीट की, कि अगर वो मतलब जिंदा है वो, तो मैंने कहा कि यार मैं ये शर्त में नहीं हिस्सा लेना चाहता, क्योंकि फिर हम में से कोई एक जो होगा वो उसे इस बात की खुशी में ट्रीट खानी पड़ेगी कि वो बच गया है। तो वो फिर मैंने कहा कि वो इतनी बरकत नहीं शायद होगी उसमें, तो हाँ। लिहाजा ये रहने दें। लेकिन आई मीन प्रोबेबली प्रोबेबली नॉट, हाँ। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। आपको पता होगा कि उनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं वो एक लाइव इंटरव्यू में बैठे हुए थे, और वो ही गॉट पुल्ड आउट फ्रॉम देयर बाय ट्रम्प कि जी वो प्रेसिडेंट नीड्स यू। तो वो वहां से फौरन उठे, एंड द गाय इज वेरी बड़ा कॉन्फिडेंट है ये बंदा, और बड़ी खुल के बातें करता है, सेनेट हेयरिंग्स वगैरह में भी इसको सुना हुआ है। तो जब वो ट्रम्प से मिलके आया तो उसकी तो हवाइयां उड़ी हुई थी, ऐसे लगता था कि कोई बहुत बड़ी न्यूज मिली है उसको। और ट्रम्प का भी कल जो था, जिसमें ट्रम्प का ही हैड अ होर्स थ्रोट, गला बैठा हुआ था, ही वाज कंप्लीटली लॉस्ट। वो लग रहा था कि उसका जो मेंटोर है वो नहीं है, बिकॉज ही दे वर ऑल फॉलोइंग हिज गाइडेंस, हिज गाइडलाइंस, ये जो नेतन्याहू है। तो लग रहा था कि कोई बंदा वहां से मिसिंग है। सो डू यू थिंक कि ये एक अगर वो हुई भी, तो आपको याद होगा कि एरियल शेरॉन जो है वो ही पास्ट अवे 2006 में। लोग कहते हैं कि वो फौत हो गया था, लेकिन इन्होंने इसको एक लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखा जस्ट टू शो देयर यू नो माइट, या अपना मसल शो करने के लिए कि हम कभी मरते नहीं है। तो उसको 8 साल के बाद दफनाया गया था। तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ उस तरह का ही है, और इससे इसराइल के और जो जायनिस्ट एम्स हैं उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज आप क्या बिल्कुल। कहेंगे कि मैं एक्चुअली मैं इसी तरफ इस बात को लेके आना चाहता था, क्योंकि फ्रैंकली जो आपने अभी कहा ना कि उससे ये इस तरह की, जिनको कहते हैं ना कि रोग रिजीम्स, जो कि एक इस तरह की फंडामेंट माजर चाहता हूँ, जो इस तरह की फंडामेंटलिस्ट
आइडियोलॉजी पे चल रही होती हैं, रोग रेजिम्स, उनकी लीडरशिप को अगर आप मार भी दें, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोगों को या लग रहा होगा कि मैं ईरान का ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं इज़राइल की बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि कुछ भी ना कहो, आप तो सब कुछ कह गए हैं। जी, तो फ्रैंकली आप देखें कि उनकी जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इज़राइल के हवाले से, वो बिल्कुल इस चीज़ से फ़र्क है कि ये नेतन्याहू का सारा ये सिलसिला है। नेतन्याहू खुद जो है वो एक डिमांड है मुआशरे में जिसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ट्रू। या अगर वो अब ज़िंदा नहीं है तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ले बात ये है कि ये इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो फ्रंट रनर्स हैं नफ्ताली बेनेट वगैरह, वो आप उनके व्यूज़ देख लें, वो भी उतने ही खूंखार हैं। वो ज़्यादा है वो बल्कि, तो बल्कि नफ्ताली ज़्यादा जो है, है, बल्कि बिल्कुल, ज़्यादा है, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल। और तो ये इवन प्लीज़, बिल्कुल, जी, जी, आप मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके ख़्याल में अभी अली ने भी कहा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ये फिर मजबूर हो जाते हैं, ये अपनी ईगो का मसला बन जाता है एक बड़ी पावर का, तो उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड करने पड़ते हैं। तो आपके ख़्याल में जो ईरान और इराक की जो वॉर है, इसके अंदर क्या आप हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश इट? इसके अंदर क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं कि ईरान में तो देखें वो तो बड़ा खुल खिला के और बड़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से मिसाइल मार रहा है। लेकिन जबकि इराक जो है वो तो फौरन ही मेल्ट हो गया था, उनके रिपब्लिकन गार्ड्स और उनकी जो आर्मी थी वो कंप्लीटली डिसबैंड हो गई थी। सो आपके ख्याल में ये वाला जो है इट बी अ वेरी टफ इज अ बिटर पिल टू स्वॉलो, आप कहेंगे अमेरिका के लिए? अमेरिका के पास क्या है फिर उसको काउंटर करने के लिए? देखिए, आपने इराक और अफ़गानिस्तान की बात की ना, तो इराक और अफ़गानिस्तान ग्राउंड की लड़ाई के हवाले से अगर ये बात वहाँ तक जाती है, तो वो आपको अच्छा वक़्त लगेगा। जब आप हम्म। उसको इससे आप इसका मुवाज़ना करेंगे, तो वो आप समझेंगे कि वो तो बड़ी बेहतर लड़ाई थी अमेरिका के लिए भी और सब के लिए, फ्रैंकली। तो जी। वो वो आपको एक अच्छा दौर के तौर पे आपको उसकी उसकी याद आएगी। हम्म। लेकिन बात ये है कि ये जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, ये कह तो रहे हैं, लेकिन अभी हम्म। तक जो उसके लिए जो कॉन्क्रीट प्रपोज़ल इन्होंने दिया है बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है, वो कोई जादू से तो नहीं हो जाते। ये आपको सर्च करनी पड़ती है गिरदो-नवा में। अगर अब आपने प्रॉपर बूट्स ऑन द ग्राउंड इराक, अफ़गानिस्तान के लेवल पे के करने हैं, तो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग जो हम्म। हैं वो ला के और उनकी लॉजिस्टिक्स वगैरह, तो इस वक़्त हम उसके दूर-दूर तक हम वहाँ पे नहीं हैं। और अच्छा। जहाँ तक जो लिमिटेड डिप्लॉयमेंट हम्म। जी। जी जी प्लीज, लिमिटेड डिप्लॉयमेंट आप कह रहे थे? जी, मैं गुज़ारिश ये कर रहा था कि जो लिमिटेड जिसका अली ने भी ज़िक्र किया कि वो जो 2,500 फिर उन्होंने कहा 5,000 जो मरीन्स वाला जो काम है, वो खर्ग आइलैंड के ऊपर, ये तो नॉन स्टार्टर है ना, क्योंकि उसमें तो वो बहुत करीब होंगे ईरान से, वो बहुत अच्छी तरह से वो उनको मजाक, टारगेट कर देंगे। बिल्कुल मजाक ही है। दैट्स अ अच्छा नॉन अली, स्टार्टर, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये बताएं कि अगर ये जो वेव है ये अमेरिका के अगेंस्ट चलती गई और ईरान बिल्कुल ना ये हिला सके, और फिर उसके बाद ये और उसके मिसाइल के हमले जो हैं वो उसी तरह जारी रहे और उनकी लीडरशिप भी मरती जाए लेकिन उनको भी फर्क नहीं पड़ता, एज जियाद सेड के वो जो रोग रिजीम्स होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास बड़ा स्ट्रक्चर होता है पीछे। तो आपके ख्याल में ट्रम्प, वो तो एक सपोजिडली डेमोक्रेसी है, सपोजिडली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे भी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इरोड हो चुकी हुई है अमेरिका में। तो आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रम्प इम्पीच हो जाएगा फिर? उसका आखिरी साल है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये उसका आखिरी साल होगा। सर मैं अमेरिका की पॉलिटिक्स को इतना फॉलो तो नहीं करता, बट लोग यही कह रहे हैं जो मैं आप कह रहे हैं, वही मैंने भी सुना है कि अगर ये जंग जो है वो कुछ ऐसा मजीद जारी रहती है और ट्रम्प को कोई ऑफ रैंप नहीं मिलता तो वो इलेक्शन हार जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये बहुत ऑब्वियस होता चला जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो इलेक्शन तक अपनी जो खोई हुई पॉपुलैरिटी है उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे, इन दैट हम्म। केस डिसइंसेंटिवाइज हो गए वो व्हाई वुड ही वांट टू एंड द वॉर। अगर उनको पता है कि वो इलेक्शन हारने ही जा रहे हैं तो फिर वो कहेंगे ठीक है, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो वहां पर कोई विक्ट्री दिखा दें, टेंजिबल कोई किस्म की विक्ट्री दिखा दें और फिर वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ जाए। फिलहाल की जो पोजीशन है उसमें तो वो जंग रोकना उसका कोई मकसद नहीं समझ में आता फिर उनका। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट, एक टेंजिबल विक्ट्री, एक नजर आने वाली ना एक विक्ट्री अगर दिखा दें, उसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि अगर वो जैसे लग रहा है, और चाइना और रशिया का रोल अभी तक हमने उसके अंदर
डिस्कस नहीं किया, उनका भी एक बैकग्राउंड के ऊपर रोल है, जो कि जो ईरान बिल्कुल गिर नहीं रहा। तो अगर वो टेंजिबल विक्ट्री उन्होंने ना दिखाने दी, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन गई, तो आप क्या समझते हैं कि वो इस पोजीशन में होंगे कि वो जंग को रुकवा सकें, चाइना और रशिया, जब अमेरिका बिल्कुल ही एक क्या कह लें होपलेस सिचुएशन में आ जाएगा, या फिर न्यूक्स वाला एक प्रोस्पेक्ट भी है? ये यही क्वेश्चन मैं ज़ियाद से भी पूछूंगा, पहले आप अली इसका आंसर कर दें। देखिए, रशिया और चाइना अभी तक तो मुझे इस तरह की किसी उम्मीद में नजर नहीं आते कि या कोशिश में मुझे उनकी तरफ से ऐसी कोई सीरियस अटेम्प्ट होती हुई नजर नहीं आई है जंग को रुकवाने के लिए। ऑल्दो रशियंस हैव सेड कि वो यूरोप के लिए जो है वो नामुमकिन बना देंगे इस जंग में हिस्सा लेना, और उन्होंने किसी हद तक जो है वो आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड ऑन दैट प्रॉमिस एटलीस्ट। उन्होंने उनको अपनी गैस के हवाले से जो है वो थोड़ा सा डराया है, और जर्मनी की हद तक जो है वो मर्ज की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, और उसके बाद में जिस तरह से उनकी चंद ही घंटों के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल उल्टी हो गई, तो वो पॉसिबिलिटी है कि, लेकिन आई थिंक वो भी उसको वॉर ऑफ एट्रिशन के तौर पर ही देखते होंगे कि ठीक है, फिर ईरान के अंदर अमेरिका जो है उसको अगर फंसा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं जाती तौर पर समझता नहीं हूँ कि कोई भी मुल्क जिसमें लड़ाई हो रही हो, उसके अलावा कोई और मुल्क ऐसी कोई एफर्ट कर सकता है, ऐसी कोई अटेम्प्ट कर सकता है कि जिससे वो जंग रुकवा दे अमेरिका के साथ होती हुई। ये कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग नहीं है कि जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और कतर जो है उन्होंने मीडिएट करके जंग रुकवा दी, और चाइना के एक जो है वो हम अफसर आए और उन्होंने आके दोनों से मुलाकात की डिप्लोमेटिक कोर्स से, और फैसला हुआ कि जी ठीक है, इसको 6 दिन के लिए हम सीज फायर कर देते हैं। दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड नेशंस क्या कह रही है, चाइना क्या कह रहा है, रशिया क्या कह रहा है। उनको जो उसने जो कहना है वो कहता रहे। यूनाइटेड स्टेट्स को तभी जंग खत्म करनी है जब वो करना चाहेगा। ऑन द अदर हैंड ईरान है, ईरान जो है वो उसके लिए तो एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल वॉर है, उसके ऊपर हमला हुआ है और उसको जो है वो किसी भी तरीके से अपने आप को डिफेंड करना है। सो आई डोंट सी रशियाज रोल और चाइनाज रोल इन एंडिंग द वॉर राइट नाउ। वो स्टेक्स कॉस्ट उसकी जो है वो अमेरिका के लिए बढ़ाते चले जाएं, दैट इज एन ऑप्शन। हाउएवर उनको ट्रंप जो है वो थोड़ा सा अपने साथ, अभी उन्होंने जाना है इस महीने के एंड में, उन्होंने चाइना का भी जो है उनका विजिट शेड्यूल्ड है। उन्होंने पुतिन के साथ भी एक बहुत लंबी कॉल की है, जिसके बाद उन्होंने सैंक्शंस जो है वो रशियन ऑयल के हवाले से, उन्होंने ऑयल मार्केट को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए रशिया को इजाजत दी है कि वो, और दूसरे ममालिक को रशियन ऑयल खरीदने की इजाजत दी है। रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर की है। सो वो एक चीज हो सकती है कि वो अपना वो तो कोऑपरेट कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट, और वो ईरान के साथ भी कोऑपरेट करेंगे। आई डोंट सी देयर रोल इन bringing about a ceasefire or an end to war. अच्छा ज़ियाद, यही क्वेश्चन आपसे, डू यू सी डिफरेंटली, या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? डू यू एग्री विद हिम? नहीं, मैं बुनियादी तौर पे मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, मैं एक दो चीजें ऐड जरूर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता था कि बिल्कुल कोई ऑफ रैंप नहीं है, ना कोई ऑफ रैंप हो सकता है। और रोज बरोज जैसे जिस तरह से ईरानी हुकूमत के टॉप फिगर्स को जो ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो आप जब उनको एलिमिनेट करते हैं तो आप अपने ऑफ रैंप की मजीद जो कोई, अगर कोई थोड़ी बहुत कोई मुमकिनात में होता भी, तो आप उसको बंद कर रहे हैं, उस पॉसिबिलिटी को। तो लिहाजा ये इस वक्त तो कोई ऑफ रैंप की बात करना जो है वो तो बहुत मुश्किल है। इसमें चाइना और रशिया का जो किरदार है ना, वो सबसे अहम उनका जो किरदार है मेरे नजदीक, वो ये है कि वजूद में होना। क्योंकि उनका महज वजूद में होना जो है वो अमेरिका के लिए इस पूरी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है। देखिए, अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में तो जाहिर नहीं है, या वेस्ट एशिया में। उसको 3 बुनियादी तौर पे थिएटर्स हैं जहां पे कि उसको अपनी एक प्रेजेंस रखनी है, और अपने जो मुखालिफिन हैं उनको उसने अपनी तरफ से काउंटर करना है। एक वेस्ट एशिया में है, ये जो हम देख रहे हैं, ये ईरान वाले एरिया में, मिडिल ईस्ट में, जीसीसी में, जहां उसका एक अस्करी वजूद है। दूसरा जो है वो ईस्टर्न यूरोप में है। रशिया को उसने, और नेटो के ममालिक को जो है वो उसने रशिया के खिलाफ जो उनका पोस्चर उनमें भी किसी हद तक रखना है। और तीसरी जो उसकी जो पोजीशन है वो ईस्ट एशिया में है, साउथ चाइना सी में है, जहां पे कि उसने जापान और साउथ कोरिया वगैरह को उसने अल्टीमेटली चाइना और उसके यानी जो उसके साथ जो दूसरे ममालिक उनके खिलाफ उसने
वो एक काउंटर करना है अपनी तरफ से। अब मुसीबत ये है कि उसके पास जो वसाइल हैं वो एक वक्त में वो सबको ठीक से नहीं निभा सकता। उसको कहीं ना कहीं जो है वो चॉइस करनी पड़ेगी। अगर वो हाँ वहां पे छोड़ता है तो फिर उसको यहाँ पे वो अगर वो कोई चीज करता है तो वहां पे उसे छोड़ना पड़ेगा, वहां पे कोई चीज करता है तो यहाँ से वसाइल खींचने पड़ेंगे। आप देखें कि इसराइल के दिफा के लिए इस वक्त उसने साउथ कोरिया से जो डिफेंसिव सिस्टम्स है वो उसने मूव किए हैं। तो उसके पास कोई ठीक है, उसके पास कोई इन्फिनिट वसाइल तो है नहीं। लिहाजा चीन और रूस के तो इंटरेस्ट में ये है कि अमेरिका जो है वो अपनी तबाही खुद करता रहे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लो ब्लीडिंग होती रहे। तो ब्लीडिंग होती रहे। वो वेस्ट एशिया में जाके फंस गया है किसी भी ऑफ रैम्प, जैसे मैंने खुद गुजारिश की कि कोई ऑफ रैम्प नजर नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है चाइना और रशिया के लिए, क्योंकि अमेरिका ने तो सपोजिटली उनको काउंटर करना था। सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए ये था कि हमने चीन के बारे में क्या करना है, या फिर ये था शायद कि हमने रूस के बारे में क्या करना है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान उनकी तरजीहात में सबसे शायद कम था, अगर एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन वो अभी जाके सबसे ज्यादा वो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं उस जगह पे कि जो उनका सबसे उस तरह से खौफनाक मुखालिफ स्ट्रेटेजिकली है भी नहीं। असल मुखालिफ तो उनका चाइना है। तो ये तो अगर वो कुछ भी ना करें, वो कर रहे हैं बहुत सी चीजें, वो एक और डिस्कशन है, लेकिन अगर वो कुछ भी ना करें तो उनके लिए महज इस जंग का वजूद होना ही जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि अमेरिका जाके अपना नुकसान करता रहे, फंसा रहे। ये इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं उनके लिए। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा अली, मुझे लास्ट अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। अली से मैं पूछता हूँ पहले कि अली आप ये बताएं, अभी आप कह रहे थे सऊदी अरब के अभी गिरा, तो स्ट्रक माय माइंड के ये सऊदी अरब पे जो गिर रहा है पाकिस्तान का रोल, व्हाट विल बी, अभी तो नया नया काम है, अभी कुछ ज्यादा अनफोल्ड नहीं हुआ। अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का जो एक डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है, उसके बैकग्राउंड में फिर वेयर डू वी स्टैंड, हम क्या करेंगे? और हम तो बिल्कुल इस वक्त एक स्ट्रेट जैकेट में नहीं होते ना। हम तो ईरान के हक में अगर बयान भी देते हैं तो वो बड़ा केयरफुल सा होता है, वर्डिंग उसकी बहुत ही केयरफुल होती है। तो आप क्या समझते हैं, हमारा इसमें जगह क्या है, या आप समझते हैं कि हमारी कोई कोई जगह नहीं है एज यूजुअल? तारिक साहब देखें, पाकिस्तान को जब अपना रोल एक्सपैंड करने का शौक चुराया 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 था अब से कुछ माह पहले, इंडिया को हमने जो है वो दांत खट्टे कर दिए थे उनका। आपको पता ही है तमाम जो हिस्ट्री है पिछले 1 साल की, इतनी कोई पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, रीसेंट पास्ट है। तो उसमें हमने जो है वो ये फैसला किया कि अब हम जो है वो अपने पानी के तेल के वो जो हवाई जहाज हैं वो बेचेंगे, हफ्तर को भी और सऊदी अरब को भी, इराक को भी, म्यांमार को भी, अज़रबैजान को भी, जिसको जहाँ जी में आया हम अपने जो जहाज हैं वो बेचेंगे। हमारा एक सऊदी अरब के साथ जो है वो दिफाई मुआहिदा भी हुआ, और उसके कुछ फिर ज़ाहिर है रेपरकशंस होती हैं। उन रेपरकशंस के अंदर जो है वो एक ये भी है कि नाउ दैट ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव गॉटन इनटू दिस अजीब सी सिचुएशन वेयर सऊदी अरेबिया ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। लगता है ऐसा ही है कि ईरान भी सऊदी अरब के साथ जंग नहीं चाहता। दोनों जो सऊदी अरब ने तो कोई रिटेलिएशन की नहीं है। इराक जो है वो कॉन्स्टेंटली एक बात कह रहा है। 3-4 जगहों पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने यूएई के बारे में कभी नहीं कहा कि हमने नहीं हमला किया। वो कतर के बारे में नहीं कहते, वो कुवैत के बारे में नहीं कहते, बहरीन के बारे में नहीं कहते। बट एवरी टाइम दे इश्यू अ स्टेटमेंट कि हमने इस सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं किया। आज पहली दफा है जब उन्होंने ओपनली कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो हम ऑयल फैसिलिटीज को अटैक करने जा रहे हैं, और गालिबन कर भी रहे होंगे या करने की ख्वाहिश जरूर रखते होंगे, किसी टाइम पर करेंगे। पाकिस्तान के लिए आपने दुरुस्त कहा कि ये बहुत एक टाइट रोप वॉकिंग है, लेकिन वो अब तक है। जब इन दोनों की आपस में जंग शुरू हो जाएगी तो आई डू नॉट थिंक कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए जो है वो अशफाक अहमद साहब कहते थे ना कि हमारी कौम को जो है वो अपने जुमलों में से चाहिए का लफ्ज़ निकाल देना चाहिए। नॉर्मल गुफ्तगू करें। चाहिए कि जहाँ तक बात है तो हमें बिल्कुल अलग रहना चाहिए, जैसे हमने यमन में फैसला किया था कि हमें अलग रहना है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर ये होता है तो हम अलग नहीं रह पाएँगे। मुझे नहीं पता कि एंगेजमेंट का क्या वो होगा, लेवल क्या होगा? एंगेजमेंट का जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा? हम अपने ट्रूप्स स्टेशन करेंगे। जब ट्रूप स्टेशन करने की बात है तो हमारे नया दौर के ही प्रोग्राम में
पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर हैं इमरान अली साहब, मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान में, ओमान में पोस्टेड रहे हैं। अब आपको पता है ओमान की क्या अहमियत है मिडल ईस्ट के अंदर। तमाम जो अहम तरीन जो बातचीत होती है वो ओमान के अंदर बैठकर होती है। तो उन्होंने ये बात जो है वो अब से कुछ दिन पहले हमारे ही प्रोग्राम के अंदर अज़हर रूमी साहब के साथ बात करते हुए बताई कि मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि हमारे मजीद ट्रूप्स जो हैं वो ईरान के सऊदी अरेबिया के अंदर स्टेशन होने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है और हम पाकिस्तान, मुझे नहीं पता कि इसके आगे क्या होने जा रहा है, किस हद तक होने जा रहा है। मुझे ये नहीं लगता कि ये दोनों जो ममालिक हैं वो दू-बदू लड़ेंगे। इनकी फ़ौजें उनकी फ़ौजों से आपस में लड़ेंगी, या सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका के साथ अपनी ट्रूप्स जो हैं, हाँ, हमारी स्टेशनिंग हो सकती है और उसकी क्या उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उन ट्रूप्स की, वो क्या होंगी ये मैं नहीं कह सकता, बट आई डोंट थिंक कि इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन दिस न्यूट्रलिटी दैट वी हैव सो फार मेंटेन्ड। और शायद इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे लिए आइडियल होगी कि हम सऊदी अरब की कोई मदद कर रहे हों और मुंह से जो है वो हम न्यूट्रल न्यूट्रल ही कहते चले जा रहे हो अपने आप को। आई थिंक दैट वुड बी एन हाँ, आइडियल सिचुएशन जो इस वक्त सूरत हाल है। वैसे भी ज्यादा आप एक क्विकली जरा इंडिया का जो रोल है उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल दें, क्योंकि इंडिया जो है वो इस वक्त डायरेक्टली आपके साथ कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं कर रहा, और लेकिन अगर ये बात बढ़ती है तो फिर तो ये इंडिया भी किसी तो प्रॉक्सी तो उसका अफगानिस्तान है, अगर वो ओपनली आ जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का प्रोस्पेक्ट तो कंप्लीट हो गया ना, ये तो फिर तो ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का मंजर है। डू यू थिंक इट विल गो टू दैट एक्सटेंट? ये वहां तक बात चली जाएगी या उससे पहले ही रुक जाएगा, या फिर ये ऑन एंड ऑफ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता रहेगा एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट? जी, ये देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस वाली जो चीज़ होती है ना, मैं उससे अमूमन कतराता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं, उन्हें देखने का मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा होता है कि यानी जो बड़े जो फोर्सेस एट प्ले हैं, वो क्या हैं। उसको अगर आप देखें तो उससे तो लगता है यही है कि ये मामला जो है ऑन एंड ऑफ, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपने एंड में ज़िक्र किया, वो शायद कुछ इस तरह से चलेगा। जंग अज़ीम का चूँकि आपने ज़िक्र किया, तो ये पहली जंग अज़ीम से पहले ख़ास तौर पे जिस तरह के अलायंसेस बने हुए थे ममालिक के आपस में, ब्लॉक्स, जी। और कमिटमेंट्स दी हुई थी एक-दूसरे को। तो कुछ उस तरह की उससे कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की वग़ैरह जो है वो उनकी कुछ अलाइनमेंट्स हैं। फिर जी। उनके खिलाफ इज़राइल, साइप्रस, ग्रीस, यूएई, इंडिया, ये इस तरह की ग्रुपिंग्स जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि ये इसमें पोटेंशियल तो है कोई उस तरह की एस्केलेशन की, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जिसमें कि सारे वो उसमें शामिल हो जाएँ। अभी तो सबसे पहली बात आई थिंक वो बात वहीं पे वापस आ जाती है कि जहाँ तक ईरान की लेवल पे अगर आप सिर्फ बात करें कि चूँकि ऑफ रैंप कोई नहीं है, लिहाज़ा लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि कितनी खतरनाक सूरत-ए-हाल है। क्योंकि अगर ईरान को ये खातिर-ख़्वाह तरीके से, जिसको आप लोगों ने फेस सेविंग का आप दोनों ने ज़िक्र किया बार-बार कि फेस सेविंग नहीं इनको मिलती, जो कि मुश्किल लग रही है कि आप क्या कह के निकलेंगे इस मसले में से, अगर आप हम्म। अमेरिका हैं इस वक़्त। और अगर आप इज़राइल हैं, तो आपके लिए तो ये आपकी बुनियादी बक़ा की जंग है, एक नौआबादियाती क़ुव्वत के तौर पे, एक कॉलोनियल क़ुव्वत के तौर पे। अगर आप इधर से मार खा के हटते हैं, या अगर आप नाकाम हो जाते हैं अपनी मर्ज़ी चलाने के हवाले से ईरान पे, तो आपके लिए बड़े मसले बनते हैं कि ना सिर्फ़ फ़लस्तीनी, बल्कि आपके इर्द-गिर्द ये जो मैं लोगों को बार-बार ये कहता हूँ कि इवन जो आपको महकूम और वो लगते हैं अरबी ममालिक, जो कि बिल्कुल शायद डरते हों इज़राइल से, या वो अमेरिका वगैरह के साथ चलते हों, उनकी भी प्रेफ़रेंसेस तब्दील हो सकती हैं। मिस्र, हम्म। उर्दन वगैरह, वो अपनी पूरी रीअसेसमेंट वो इनसे लड़े हुए हैं, जंगें लड़े हुए हैं इज़राइल से। जी। अगर उनको बैलेंस ऑफ फोर्सेस जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आता है, तो तो वो वो भी शिफ्ट अपनी हो चीज़ों को वो शिफ्ट भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेरे तो मिस्री जो कॉलीग्स हैं, वो बड़े वो इस पे वाज़ेह होते हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। वो हम्म। कहते हैं कि मैं उनको हम्म। पूछता हूँ कि आपकी अल्टीमेट लड़ाई किससे? वो कहते हैं हमें पता है कि एक ना एक दिन हमारी इज़राइल से लड़ाई होगी। जी। यानी वो उसको इस तरह से वो देखते हैं। सो लिहाज़ा ये अगर बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज होता है, तो जो मैं ये गुज़ारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जो मामलात या जो कंसिडरेशंस आप अभी लेके चल रहे हैं, वो इस वक़्त की अगर आप स्नैपशॉट लें, तो उससे उसका ताल्लुक है। आप इसकी बुनियाद पे आप देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये प्रिडिक्ट करना
कि जब ये पुराना बैलेंस ऑफ पावर था जिसमें कि अमेरिका जो था वो बिल्कुल एक हाकिम था पूरी इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर, और इजराइल उसका लोकल गवर्नर था, सत्रप था। तो वो जब वो सिस्टम प्रॉपरली टूट के सबके सामने वाजे तौर पे हो के वो पुराना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ये पड़ा हुआ है, जो करना है इसको कर लें, डालें जो करना है कर लें, तो उसके जो फिर नताइज हैं उनको प्रिडिक्ट करना प्रिसाइसली किसी भी दकीक अंदाज में आप नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है। लेकिन जो बुनियादी जो ब्रॉड फोर्सेस एट प्ले होंगी वो मैं जिक्र कर रहा हूं, और उसमें एक तो अभी ऑफ रैंप ना होने का फिर मसला ये है कि अगर आप इसको वापस फिर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपकी बका की जंग है कि आपने सबके ऊपर जो है वो एक तसल्लुत कायम रखना है, अस्करी तसल्लुत, इजराइल की डॉक्ट्रिन ये है कि कोई भी जो है वो हमारे साथ अस्करी लेवल पे कम्पीट ना कर सकता हो खित्ते में। तो अगर उन्हें ये चीज नहीं नजर आ रही होगी और ईरान जो है वो नहीं उसको वो अपनी तरफ से वो उसको क्रश कर पाते, उसकी हुकूमत को, उसकी आवाम को, उसकी अफवाज को, तो फिर उन्हें अपने तमाम ऑप्शन सामने रखने पड़ेंगे। और वो न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है, वो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन उसने उसके ऊपर जानबूझ के एम्बिग्विटी रखी हुई है। जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की जो रेजिम थी उसने भी अपने लिए कसम उस वक्त की वाले पॉलिसी के तहत उसने एटमी हथियार रखे हुए थे, तो इजराइल भी रखे हुए है। तो ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल बनती है कि अगर उन्हें लगता है कि वो फंसे हुए हैं और अमेरिका जो है वो नहीं उनका दिफा कर पा रहा है या अमेरिका खुद बेबस है, तो वो फिर क्या इसमें फैसला लेते हैं, ये बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो उसको देखने की जरूरत है। जहां तक सऊदी अरब का जो मामला है उसमें अली की एक राय है, और वो एक मेरे ख्याल में अमूमी राय है कि बिल आखिर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है वो सऊदी अरब के साथ अपनी कमिटमेंट को जो है वो किसी न किसी फॉर्म में उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। मैं प्रिडिक्शन वाली गेम में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि हमें उस कमिटमेंट की जो वो एग्जैक्टली क्या है, उसके जो बिल्कुल जो दकीक जो नुकात हैं वो हमें नहीं पता, वो कोई पब्लिक नहीं हुए, लिहाजा हम सिर्फ उसके बारे में क्या साराई कर सकते हैं कि वो किन चीजों की बुनियाद वो होगा। जाहिर है कि हो सकता है कि क्या साराई बिल्कुल गलत हो, लेकिन अगर उस पे कुछ गेस वर्क किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि ये अंडरस्टूड बात होगी सऊदी अरब के लिए भी कि पाकिस्तान की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की या अस्करी फोर्स कुव्वत इस्तेमाल करने की, और उसके जो हमारे जो दाखिली जो मामलात हैं और जो हमारे अपने जो इंटरनल जो तजादात हैं उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो वो बात यकीनन इन्होंने उनको कन्वे कर रखी होगी, या अगर नहीं भी की होगी तो अब कर रहे होंगे। लिहाजा वो आपसे जो भी करेंगे वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए है। ये नहीं हो सकता ना कि मेरी लड़ाई हो रही है, मैं आपको बुला रहा हूं कि तारिक बशीर साहब आइएगा, मैं बड़ी लड़ाई होगी, और फिर मैं आप ना आए तो फिर मैं क्या करूंगा। लिहाजा मैं आपको ना ही बुलाऊं उस तरह, उस अंदाज में। पाकिस्तान का किरदार यही है कि वो दोनों को वो बैलेंस कर रहा है ना। यानी सऊदी अरब भी जो है जब उसने ईरान को थोड़ा सा प्रेशर में डालना हो तो वो कहते हैं देखो हमारा डिफेंस पैक्ट है इनके साथ ही साथ पाकिस्तान भी ईरान के पास जाके कहता है कि यार थोड़ा सा ख्याल कर लें, फिर हमारे इनके साथ डिफेंस पैक्ट है कि ये ना हो कि ये हमें बुला ले फिर हम क्या करेंगे। और उसको पूरी तरीके से एक साइड भी नहीं लेता। तो चले, हमारी बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई इसके ऊपर, और मेरा ख्याल में आखिर में शायद हम सब इसके ऊपर इत्तेफाक करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना होता तो शायद ये वाला जो आजकल खौफनाक एक सूरत हाल बनी हुई है वो ना बनती। तो आई थिंक यू विल एग्री विद मी, मे बी इन जेस्ट एंड इन ऑल सीरियसनेस एज वेल। तो ऑन दिस नोट मैं इसको डिस्कशन को खत्म करूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने इस पे इनपुट दी, एंड आई होप वी विल गेट बैक अगेन, और दोबारा और किसी टॉपिक पे या इसी पे हम इंशाल्लाह कोई डिस्कशन जरूर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ियाद, थैंक यू वेरी मच अली।